हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय येट अनदर वीडियो। ये अपनी सेकंड क्लास है। हमने पहली वाली क्लास के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमारे कंपनी लॉ से रिलेटेड थी वो हमने देख ली थी कि कंपनी क्या होती है, कितने सेक्शंस है, कंपनी लॉ से पहले कौन से लॉ थे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमने पहले वाले सेक्शंस में देख ली थी। इससे पहले वाली जस्ट क्लास के अंदर ये सेकंड क्लास है हमारी कंपनी लॉ की। तो विदाउट वेस्टिंग के टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज कैसे कैसे होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का हमारे कंपनी लॉ के अंदर दो तरीके से कंपनी को डिफाइन किया गया है। एक होता है होल्डिंग कंपनी, है ना, और एक होता है सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी को समझ लेते हैं। होल्डिंग कंपनी का मीन क्या होता है, पहले इसका सेक्शन देख लो, 2 सबसेक्शन 46 के अंदर होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है। इसके ऊपर काफी सारी केस स्टडीज हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो इसको अच्छे से समझ के लेना कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि होल्डिंग मतलब बड़ा समझ लेना, एक तरीके से बड़ा भाई, है ना। तो होल्डिंग यानी मान लो कि ए कंपनी एक होल्डिंग है ना, तो फिर इसके नीचे सब्सिडरीज होगी बहुत सारी। ठीक है, और इसके नीचे सब्सिडरीज होगी और ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। जैसे मान लो बी सी डी। अब ये कैसे डिफाइन होगा, मान लो कि बी का 50% और मोर कंट्रोल ए के पास है, तो ये इसकी होल्डिंग हो जाएगी और ये सब्सिडरी हो जाएगी। ऐसे सी का भी होगा, ऐसे डी का भी होगा। ठीक है ना। फिर इनके नीचे भी मान लो कि और सब्सिडरीज हो सकती है, तो फिर है ना ये इनके लिए कौन सी हो जाएगी, इसके लिए फिर ये होल्डिंग हो जाएगी, लेकिन इसकी मेन होल्डिंग तो यही रहेगी। और फिर इसके लिए भी ये इनडायरेक्टली इसके लिए भी होल्डिंग ए ही हो जाएगी। ठीक है, बी और ए दोनों होल्डिंग हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो आप सब होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो होल्डिंग सब्सिडरी कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है ना। और सब्सिडरी का जो है दूसरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अंदर, है ना। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन को पढ़ने जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ, जब है ना किसी कंपनी के अंदर 50% और मोर से ज्यादा वोटिंग पावर जो होता है दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो फिर एक होल्डिंग हो जाती है और एक सब्सिडी हो जाती है। अब देखो कंट्रोल यानी यहाँ पे डिफाइन किया गया है वर्ड कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है समझना। देखो कंट्रोल दो तरीके से आ सकता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया, 50% और मोर वोटिंग शेयर से भी आ सकता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि है ना, अगर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन ले लिया किसी कंपनी का, है ना, तो उससे भी क्या होगा कि है ना अपने पास में कंट्रोल आ जाएगा। और जब कंट्रोल आ जाता है तो फिर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम कंपनी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, होल्डिंग कंपनी देन सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंदर डिफाइन है, सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अंदर डिफाइन है। जब किसी कंपनी के अंदर 50% और मोर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन आ जाता है, तो जिसके पास आया है वो होल्डिंग कंपनी और जिसका आया है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। देखो लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर डिफाइन है। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, जो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है ना लिस्टेड है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एनएससी बीएसई। एनएससी बीएसई क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हमारे देश में दो ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपनियां लिस्टेड होती है इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, है ना। अब ध्यान रखना है कि जो पब्लिक कंपनीज है विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हैव लिस्टेड देयर, ये कंपनियां भी लिस्टेड ही कहलाएगी। ध्यान रखना कि जो पब्लिक कंपनीज के अंदर जो इक्विटी शेयर्स है वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं वो लिस्टेड है, लेकिन तो वो लिस्टेड कंपनियां कहलाएगी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, डेब्ट सिक्योरिटीज बोलो डिवेंचर बोल लो, है ना, ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी। ठीक है, ये फिर ये दोनों कैटेगरी या फिर कोई सी भी एक कैटेगरी इनमें से हो। ठीक है, तो वो लिस्टेड कहलाएगी। अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी नहीं होगी वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। दे आर आल्सो कॉल्ड क्लोजली हेल्ड कंपनी। देखना ये बात ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी क्लोजली हेल्ड कंपनी लिखा हुआ है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर अपने पास में कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो वो उसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी ही होता है ना। इट मे बी मेंशन्ड
here that out of substantial number of companies registered as public companies who can approach the capital market। ठीक है, तो अपन को इतना ही समझ के चलना है कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है और अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर अगर अपन पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट, डोरमेट और निधि कंपनी, इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर डिफाइन किया गया है। इनसे भी केस स्टडी आ सकती है आपकी। अब जैसे गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? जहां मान लो किसी कंपनी के अंदर 51% और मोर का गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो सब कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी वेयर कोल इंडिया हैज मेनी सब्सिडरी विच आर ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। और मान लो कि अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाया जाता है, मतलब 51% से ज्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट का अगर किसी कंपनी के अंदर आ गया, तो उसकी जितनी भी सब्सिडी होगी वो ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनीज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक तरीके से, मान लो सीएमए तक है, सीएमए तक लिमिटेड है, सीएमए तक लिमिटेड है वो उसके अंदर मान लो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल मिला के इन्फ्लुएंस आ गया 51% और मोर से ज्यादा, और सीएमए तक की सब्सिडरी है सी लिमिटेड, एम लिमिटेड और ए लिमिटेड, तो वो ऑल्सो वो क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो होप्सो आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ना। 50 यहाँ पर अब देखना कि एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन देखने के लिए अपन 50% देखते हैं, 50% और मोर, और यहाँ पे 51% और मोर देखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है ना। यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं और मोर, 50% और मोर होल्डिंग सब्सिडरी के लिए, एच और एस लिख रहा हूँ मैं होल्डिंग सब्सिडरी के लिए, और यहाँ पे देखते हैं नॉट मोर नॉट लेस देन 51%, नॉट लेस देन 51% गवर्नमेंट कंपनी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। गवर्नमेंट कंपनी के बाद में आती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर। ये सारे सेक्शन आपको याद रखने हैं, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का, फॉरेन कंपनी का। ठीक है, सेक्शन सबका 2 ही है, सबसेक्शन सबके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर डिफाइन किया गया। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी आउटसाइड इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया बनी है, तो आउटसाइड इंडिया बनी हुई सारी कंपनी जो इंडिया के अंदर वर्क करती है उसको अपन क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। और आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है? हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through an agent physically or through electronic mode। इसका एग्जांपल अपन लेंगे Amazon। ठीक है, ऐसे काफी सारे एग्जांपल है हमारे पास में, है ना। और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से, चाहे फिजिकली इन्फ्लुएंस हो चाहे डिजिटली हो, लेकिन वर्क इंडिया में कर रहे हैं और उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो वो कंपनी इंडिया के अंदर क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मीन्स होता है ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। इसका सेक्शन भी आप ध्यान रखोगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है। एसोसिएट कंपनी का मीन्स होता है किसी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीन्स होता है कि किसी के अंदर एटलीस्ट 20% टोटल शेयर कैपिटल का है, तो वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में हाईलाइटेड। ठीक है, 20% और मोर या फिर एटलीस्ट 20% आप समझ सकते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जैसे मान लो सीएमए तक है, सीएमए तक सीएमए तक है। अब इसने ना किसी दूसरी कंपनी के अंदर, जैसे मान लो कि सीए तक, इसके अंदर 20% इन्फ्लुएंस ले रखा है, मतलब इसका 21% अपने पास में है, तो ये जो कंपनी होगी ये कौन सी कंपनी कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, और ये तो होल्डिंग ही कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है डोरमेट कंपनी। डोरमेट कंपनी क्या होता है? जैसे मान लो कि है ना किसी कंपनी को बनाया गया है लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं, फ्यूचर में पड़ेगी। और ऐसा क्यों करते हैं लोग? नेम को रिजर्व करवाने के लिए या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिजर्व करवाने के लिए। जैसे मान लो अगर अपन इसकी डेफिनेशन पढ़े, वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction during last 2 financial years or has not filed financial statement and annual returns during the last 2 financial years, such company is inactive and company make an application to register in such manner prescribed operating to start a डोरमेट कंपनी। तो मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो कि फ्यूचर में किसी
फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी असेट को होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई हो, जिसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को अगर अपन देखें तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीन्स होता है कोई भी सेल परचेस नहीं हुई हो पिछले 2 सालों के अंदर, और उसका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं हुए हो इंक्लूडिंग एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, तो वो ऐसी कंपनी है ना प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर अपना डोरमेट का स्टेटस ले सकती है कंपनी, ठीक है। तीसरा आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जैसे मान लो कि निधि कंपनी ऐसे अपने आप पे बहुत ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। निधि कंपनी इसका मतलब मान लो कि जैसे मैं हूँ, अब मुझे क्या है कि जनता के अंदर लोन बांटने, अब लोन बांटने के लिए मुझे एज ए एनबीएफसी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा लोन नहीं बांट रहा हूँ, या फिर मान लो कि मैं ग्रुप ऑफ कंपनी हूँ या ग्रुप ऑफ एक ग्रुप हूँ जिसके अंदर सबके यानी ग्रुप के मेंबर्स हैं अलग अलग, है ना। तो उन मेंबर्स को लोन बांटना है और लोन का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है ना। मान लो इसमें कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसे वो नेचर पे डिपेंड करेगा, इट विल बी अ वेरी, है ना। तो फिर वो मैं क्या करूंगा, फिर मैं निधि कंपनी क्रिएट करूंगा। जैसे मान लो कि मेरा ग्रुप है कुछ 10 लोगों का, 10 लोगों का एक ग्रुप है मेरा, 10 लोगों का कोई ग्रुप है मेरा, है ना। 10 मेंबर्स का कोई एक ग्रुप है ना। ये एक ग्रुप है और मुझे इनमें ना कुछ अमाउंट लोन की तरह रूप में दे रहा, तो मैं एज ए निधि कंपनी रजिस्टर्ड करूंगा जब मेरे मेंबर्स कुछ ज्यादा नहीं है। इसको है ना सेक्शन 406 में इसको याद नहीं करना, आपको डिफाइन किया गया है, ओके। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआईस, पीएफआईस क्या होते हैं कि जो जनता से जमाएं एक्सेप्ट करते हैं, जमाएं का मतलब यहाँ पर है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ये एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, या फिर एक तरीके से पब्लिक फंड्स के रूप में काम कर सकते हैं, उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि एलआईसी है अपना, वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, ये सब कुछ क्या होता है, फाइनेंस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ज्वाइंट वेंचर को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जान सकते हो। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से छोटी पार्टनरशिप अपन बोल सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्म किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, वो होती है ज्वाइंट वेंचर कंपनी। देखो, द टर्म ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज आल्सो डिफाइंड एज ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर the parties who have joint control of arrangement have rights to the net asset or arrangement. It is formed on the basis of joint venture agreement between two or more companies and registered as a company with the joint venture partners share the responsibility and involvement. कोई पार्टनरशिप वाली चीज है। There may be an arrangement of venturing a business jointly without forming in a company. This is called non-corporate joint venture और contractual joint venture, ठीक है। नॉन प्रॉफिट कंपनी हमें पता है सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख मोटिव जो होता है लाभ कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। सेक्टोरल कंपनीज क्या होती है कि सेक्टोरल कंपनीज जो एक तरीके से एक अलग ही अथॉरिटी रजिस्टर होती है गवर्नमेंट के अंदर, जो कि आरबीआई की डायरेक्टिव्स पे क्या बोलते हैं काम करती है। ये जो कंपनीज है वो इतनी ज्यादा देखी नहीं जाती है सेक्टोरल कंपनीज अभी के प्रेजेंट टाइम के ऊपर। उसके बाद में आता है अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक बैंक का दूसरा रूप होता है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग यानी एक तरीके से बैंक का फंक्शन नहीं कर सकते। बैंक क्या करता है, हमसे डिपॉजिट्स लेता है और लोन बांटता है, लेकिन ये सिर्फ लोन बांट सकते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी से, यानी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना इनमें रिस्ट्रिक्टेड होता है। वो कहलाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। फिर आता है बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनी क्या होती है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर चलती है, जो कि अपने सारे जो बैंक्स होते हैं वो भी एक तरीके से कंपनीज होती है। जैसे मान लो कि अभी आज के टाइम पे सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी अगर आप नाम बोले तो वो है एसबीआई। एसबीआई एक कंपनी है जो कि बैंकिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडी के डीए के अंदर रजिस्टर्ड होती है ना। और इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक को इंश्योरेंस देना या फिर किसी असेट्स या फिर किसी भी चीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में स्टडी किया, ठीक है।
अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, वाइस वर्सा। देखो कन्वर्जन का मीन्स क्या होता है कि मान लो कि पहले कोई कंपनी थी, ये ए कंपनी थी जो कि क्या थी, पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, पीवीटी एलटीडी थी, ठीक है। अब ये चाहती है ओनली एलटीडी बनना, लिमिटेड बनना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसको ये करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर मीन स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि रेजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और आपको पता भी होगा। रेजोल्यूशन एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एसआर, ओआर और यूआर, है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और यूनानिमस रेजोल्यूशन, ठीक है। अभी कैसे पास होते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, है ना। तो इसको करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। और मान लो कि कंपनी थी ए लिमिटेड, उसको प्राइवेट लिमिटेड बनना है। देखो अब अपने लॉ के अंदर या फिर प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिटेड होता है थोड़ा अपर लेवल, प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा लोअर लेवल होता है, इसको आप कनेक्ट कर पाओगे। तो जब अपन लोअर से अपर की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो थोड़े से प्रोविजंस कम हो जाते हैं, और बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो प्रोविजन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं ना। तो अब वो इन डेप्थ तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मॉड्यूल को थोड़ा सा सीक्वेंसिंग इसमें गलत है, कि जो चीज पहले नहीं आनी चाहिए थी वो पहले है, और जो पहले आनी चाहिए थी वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक आइडिया दिया है कि हम ये आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया कि कन्वर्जन कैसे होता है और एसआर पास करना पड़ेगा, और बस इतना सा दे रखा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। ये चीज ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू में आएगा कि प्रमोटर कौन होते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं वो प्रमोटर होते हैं, ठीक है ना। ये सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है। और कंपनी 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था मेजरली, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, है ना। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी बना सकते हैं, और एनी 7 और मोर पर्सन कैन फॉर्म ए कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब ये लॉफुल पर्पस का मतलब आपको पता है ना, किसी गलत काम के लिए हम कभी भी नहीं बना सकते। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम इन एमओए, मेमोरेंडम, and complying with the requirements of this act in respect of registration. Private company, in exactly same way two or more person can form a private company. OPC 1 person company, where the company is to be formed by 1 person कंपनी, यानी एक पर्सन द्वारा जो बनाई जाती है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी, सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है कि प्रोसीजर क्या क्या होते हैं कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट के अंदर तो देखो कंपनी अलग तरीके से बनाई जाती है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, हम है ना एमसी की वेबसाइट पे जाते हैं। अब जो भी कंपनी क्रिएट कर रहा होगा, जैसे मान लो कि एक मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, सीएस हूँ, है ना। मैं कंपनी क्रिएट करूंगा तो मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट करूंगा एमसी की वेबसाइट पे। वहां पे जाने के बाद में फिर मैं क्रिएट कंपनी का फॉर्म डाउनलोड करूंगा। वो फॉर्म होगा जो कि अडोबी यानी डिजिटल ही चलेगा वो फॉर्म, और उस फॉर्म को फिल करके हम उसको फाइल कर देंगे। एक तो ये तरीका होता है, ये होता है प्रैक्टिकली। अब देखो थ्योरेटिकली क्या बताया गया, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। For the registration of the company, the following documents and information are required to be filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. मतलब हम भी हैं, रजिस्ट्रार भी वो होना चाहिए जो हमारे जुरिस्डिक्शन एरिया के अंदर आ रहा है, मतलब जिस एरिया को होगा, एरिया वाइज ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, देखो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है पूरी की पूरी, तो हमें ये याद नहीं करनी है, मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। मेमोरेंडम होगा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, है ना। यानी मैं एक तो मेमोरेंडम होता है एमओए, एक होता है एओए, ठीक है, जो कि ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। कोई एक डिक्लेरेशन पेपर होगा, मतलब ये एड्रेस होगा वगैरह होगा, ये आपको याद करना नहीं है, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो हमारे सारे डिन होगा। और ये बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो ना, कभी आपसे पूछेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है एक तरीके से। फिर उसके बाद में क्या होगा, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमको सिन मिलेगा, सिन। व्हाट इज सिन?
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सिन होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। अलॉटमेंट ऑफ, देखो सिन ये लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, फर्निशिंग ऑफ फाइल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट, ये सब बातें हैं, ठीक है। अब देखो ये स्टेप्स दी हुई है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 23 फरवरी टू 2020 इंट्रोड्यूस न्यू वेब फ्रॉम स्पाइस प्लस के फॉर्म्स आए थे, उससे पहले दूसरे फॉर्म चलते थे रन वगैरह के फॉर इनकॉर्पोरेशन। स्पाइस के फॉर्म चलते थे ना, ओल्ड फॉर्म थे ई फॉर्म स्पाइस का, अब स्पाइस प्लस के फॉर्म्स आए थे, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमको सारे रजिस्ट्रेशन एक ही बार में मिल जाते हैं। देखो अब ये जो सारे रजिस्ट्रेशन है एक ही फॉर्म के अंदर मिल जाते हैं, इसको अजाइल प्रो बोलते हैं, अजाइल प्रो एस। अब देखो अजाइल प्रो एस भी है ना, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है इनकी निमोनिक एक तरीके से इनका, जिसमें हमको जीएसटीएन भी मिल जाएगा, ईपीएफओ भी मिल जाएगा, ईएसआईसी भी मिल जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, शॉप्स का यानी जो शॉप एक्ट होता है उसका रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो ये सारे इन सब के लिए सिर्फ एक फॉर्म फाइल करना है अपन को, अजाइल प्रो एस, अजाइल प्रो एस, ठीक है। इसको आईएनसी 35 भी बोलते हैं अपन, आईएनसी, आईएनसी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स है ना, ये फॉर्म्स आपको इतने याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि नए जो अमेंडमेंट आए उसके अंदर क्या होता है कि एक ही फॉर्म जाता है, जिसमें हमको 1 2 3 4 5 6 या 7 रजिस्ट्रेशन एक ही बार में मिल जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अजाइल प्रो एस, जो कि हमारे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, अब 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि जो द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और ही इज केप्ट इनकैपेसिटी टू कॉन्टेक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब ये बताया गया है कि एक नॉमिनी का नाम जाएगा जब कंपनी बनेगी उसी टाइम पे, मतलब इसका क्या होता है कि मान लो कि ना अगर एक बंदा कोई कंपनी बना रहा है, सिंगल पर्सन इज क्रिएट एन कंपनी है ना, अगर उसकी डेट हो जाती है वेदर इज फाउंड डेट, तो फिर क्या होगा कि वो कंपनी को आगे कौन चलाएगा उसके लिए एक नॉमिनी बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए बताया गया। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शेल give his prior written consent in prescribed form and the same shall be filed with the registrar of company at the time of incorporation। वही नॉमिनी के बारे में बताया गया है कि उसको हम बताएंगे वगैरह, ये सब नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अब ओपीसी के लिए देखो एक लिमिट है, उसको याद रखना है, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंट्री इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब ध्यान रखना कि ओपीसी कभी भी है ना कन्वर्ट नहीं होगी वॉलेंटरली अगर किसी और कंपनी के अंदर, जब तक कि उसके 2 ईयर खत्म नहीं हुए इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द पेड अप कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और एनुअल टर्नओवर इज एक्सिस 2 करोड़, ठीक है। ओपीसी की अभी करंट लिमिट जैसे कि हमको पता है कि अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है ना और 2 करोड़ ही होनी चाहिए है ना टर्नओवर, तो आप ओपीसी क्रिएट कर सकते हो। अगर इसके बियॉन्ड चले गए तो फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये लिमिट आपको ध्यान रख के चलनी है कि पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 50 लाख तक और टर्नओवर है ना हमारा 2 करोड़ तक होना चाहिए, वो एक ओपीसी में क्रिएट हो सकती है कंपनी, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ है ना पेनल्टीज लिखी हुई जो कि हमको बिल्कुल नहीं पड़ रही, पेनल्टीज आपको बिल्कुल इग्नोर करनी है, मैं आपको आज बता के चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे नॉमिनी से रिलेटेड क्लोज बताए गए, लेकिन मैं नॉमिनी को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा चार्ट के थ्रू, है ना, कि भाई मेरे पास एक चार्ट है जिसको मैं आपको डिजिटली बना के और एक बार प्रेजेंट करके आपको बताऊंगा, है ना। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो जो जब से हमको सिन मिल जाता है जब से हमारा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो जाता है ना, इसमें ये बताया गया है, ओके। और चलो इसको आज ही अपन खत्म कर देते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, जब है ना एक कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके काम करती है, मतलब जैसे मान लो कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ था, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बनाता हूँ, जैसे कि मान लो कि हमारी एक कंपनी है सीएमए तक। अब सीएमए तक का मेन मोटिव क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, है ना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अब कल को मैं ये नहीं कि मैं जाके बोतल सेल कर सकता हूँ, बोतल सेल करना ये मेमोरेंडम मेरे को उसके लिए मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। मैं अपने मेरा ऑब्जेक्टिव ही एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, तो मैं बोतल्स कैसे सेल कर सकता हूँ या फिर मोबाइल कैसे सेल कर सकता हूँ, तो यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड, मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाना और उसके बाहर जाके काम करना, वो क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहलाता है, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एज पर सेक्शन 10A रीड विद द रूल 23A of the company's incorporation rules 2014, so every company incorporated after this commencement of the act having share capital not commence in business exercise any borrowing power unless, ये बस थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि है ना हम अपना जो भी बिजनेस है उसको रन नहीं कर सकते अगर हमने डिक्लेरेशन वगैरह नहीं दिया, उसकी पेनल्टीज वगैरह डिफॉल्ट्स की दी हुई है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनीज फॉर द कम्युनिकेशन एंड सर्विंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नोटिस लेटर एक्सेट्रा। मतलब एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिससे कि सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नोटिस लेटर्स वहां तक जा सके, है ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, फ्रॉम द 15th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखना, फ्रॉम द 15th डे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर ए कंपनी शेल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस capable of receiving and acknowledging all communications and notices as may be addressed to it। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका वेरिफिकेशन होगा और एक फॉर्म जाएगा INC 22। INC 22 क्या है कि हर टाइम जाएगा जब भी हम रजिस्टर्ड ऑफिस से छेड़छाड़ करेंगे। अब छेड़छाड़ वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, मान लो कि हम चेंज कर रहे हैं या फिर कुछ भी रिलेटेड प्रोविजंस होंगे तो INC 22 हमेशा फाइल होता है, ठीक है। लेबलिंग ऑफ ए कंपनी मतलब क्या है कि पेंट और अफिक्स करवा के रखना पड़ेगा अपन को रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर की ये फलाना फलाना कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। अगर नेम चेंज बाय द कंपनी, अगर नेम चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पुराना नेम नया नेम भी लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 2 इयर्स तक, ठीक है। एटलीस्ट 2 इयर्स तक हमको ये लिखना पड़ेगा, नया और पुराना दोनों नाम, ठीक है। इन केस ऑफ ओपीसी, अगर ओपीसी है तो ये अलग से मेंशन करना पड़ेगा, 1 पर्सन कंपनी वर्ड, कंपनी के नाम से ना, नाम के साथ में अलग से मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको मेन मेन पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ ताकि क्या है कि एक टीचर कैसा पढ़ाता है और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको डिफरेंस दिख सके। मैं सिर्फ आपको मेन क्रक्स है ना वही बताना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, अगर हम अपना जो ऑफिस है उसको चेंज करें तो हमको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है 15 डेज, और इसमें काफी सारा बहुत ज्यादा समराइज तरीके से लिखा हुआ है। इसको हो सकता है कि आगे जाके इसमें कहीं पर मॉड्यूल में मेरे हिसाब से लिखा हुआ तो है, नहीं होगा तो अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 15 डेज बिफोर हमको बताना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास में चेंज बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कभी भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज हो रहा है तो एक एसआर पास होगा। एंड देखो अब इसमें भी केस है कि एसआर कब पास होगा और ओआर कब पास होगा और यूआर कब पास होगा, ठीक है। दी in case of an existing company outside the local limits of any city, town or village where such office is situated at the commencement of this act or where it may be situated later by virtue of specialization passed by the company। मतलब मान लो कि अपनी लोकल लिमिट से बाहर जाके अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करना चाहती है, मान लो जयपुर से है तो जयपुर से जाके वो इंदौर करना चाहती है तो उसको एसआर वगैरह पास करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट, तो बस ये बहुत छोटा बहुत ज्यादा प्रीसाइज लिखा हुआ है इसके अंदर, एक तरीके से हमको इंडेक्स दिया गया है, इसको हम ये मान सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड देन इसके बाद में हमारे पास में पेनल्टीज दी गई है रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कराते हैं। इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, आधे घंटे के अंदर प्रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। और रजिस्टर्ड ऑफिस को एक बार अपन चार्ट के थ्रू और समझ लेंगे, मैं आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस चार्ट के थ्रू एक बार अपन रजिस्टर्ड ऑफिस वाले क्लोज को समझ लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। और बस इसके आगे बस इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब सब कुछ फास्ट होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर ही थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, बाकी क्या है कि हम क्लासेस को इतना ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और एंड इनकी क्वांटिटी भी अपन कब रखने वाले हैं, ओके। और बस यही है, इसके साथ में रिवीजन करते चलो। और बस मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता जा रहा हूँ, बाकी एक बार इन डेप्थ आपको अच्छी तरीके से और देखना पड़ेगा जिससे कि हम आगे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ओके। और बस इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि जब ओवरराइड कैसे करते हैं, आर्टिकल भी मेमोरेंडम को ओवरराइड कर सकते हैं। देखना एक चीज और मैंने आपको बताई थी, जैसे एमओए और एओए का जो मैं आपको चीज बताई थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं कि मेमोरेंडम एक तरीके से बड़ा भाई और एओए एक छोटा भाई समझ लेना, लेकिन किसी किसी कंडीशन में एओए एमओए को भी ओवरराइड कर देता है, ठीक है। और एमओए से बड़ा कौन हो गया, एक्ट हो गया, तो एमओए भी कभी कभी एक्ट को ओवरराइड कर सकता है।
तो अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब ये सब कंडीशंस क्रिएट होती है, ठीक है। देन साथ के साथ फिर अपन इसको आगे करते चलेंगे, और बस तब तक के लिए बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।